सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश का। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो कुंडल वन में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न, रामायण के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वो थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। अगला प्रश्न, अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है अष्टप्रधान। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी रायगढ़ किले में। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की राजधानी थी रायगढ़ में। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो वो 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। 1761 में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो इसका सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी खालसा पंथ की स्थापना, गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च यात्रा 1930 में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और उन्होंने कहा था करो या मरो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है रास बिहारी बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो वो आया था 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ 1918 में। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। अगला प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1920 में हुई थी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई 1920 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? सही जवाब है 1939 को शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? तो वो थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी और इटली, जापान थे द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन है, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। लोअर हाउस यानी निम्न सदन है लोकसभा, और उच्च सदन है राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा ऐसे 2 सदन है भारतीय संसद में। इन्हें अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है स्पीकर, उसे स्पीकर कहते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति होता है उपराष्ट्रपति, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब है 6 वर्ष का। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का, करेक्शन कर लेना है, 5 वर्ष का होता है। याद में रख लेना है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, जीएसटी को किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101 संशोधन द्वारा लागू किया गया था जीएसटी को। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। और जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर से, यानी इनडायरेक्ट टैक्स से भारत में सबसे अधिक कर संग्रह होता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आयकर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा जीएसटी। अप्रत्यक्ष कर का जो कारण है वो है जीएसटी, इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई बैंक। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1992 में हुई थी सेबी की स्थापना। इम्पॉर्टेंट है, ये याद में रख ले। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है गोवा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सही जवाब है लद्दाख पठार। भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का पठार है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो सही जवाब है अरब सागर में। नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो वो दिए गए ऑप्शन में से उड़ीसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि राजस्थान, झारखंड और त्रिपुरा ये तीनों राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है माल्टा। सबसे छोटा देश है माल्टा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह है भारत देश। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत देश। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो है वेटिकन सिटी। इंपॉर्टेंट है, याद में से रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो वो होता है किलोवाट घंटा। विद्युत
ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? तो वो है V मल्टीप्लाइड बाय आर बी होता है, आर स्क्वायर बाय आर बी होता है और V स्क्वायर बाय आर बी होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि सभी। विद्युत शक्ति का जो सूत्र है वो सभी होता है। अगला प्रश्न है फ्यूज का कार्य क्या है? तो वह है उपकरणों की सुरक्षा। फ्यूज का कार्य होता है उपकरणों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की जो एसआई इकाई होती है उसे कहते हैं टेस्ला। अगला प्रश्न है पृथ्वी एक विशाल क्या है? चुंबक है। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह है चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है क्षारीय। धातुओं की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है अधातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो वो होती है अम्लीय। अधातुओं की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। अब अगला प्रश्न है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वह है ऑक्सीकरण। जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दहन क्रिया में क्या आवश्यक है? तो वो ऑक्सीजन आवश्यक होता है। दहन क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है CO2 गैस किससे बुझने में प्रयोग होती है, किसे बुझाने में? तो इसका सही है जैसे तेल की आग, विद्युत आग और गैस की आग, ये तीनों को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी को। अब अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो वो होती है CO2। CO2 सोडा वाटर में घुली होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वो है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। और स्कर्वी में जो दाढ़े हैं उसमें सूजन हो जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है और खासकर ये बच्चों में होता है। अगला प्रश्न है विटामिन के किस में सहायक है? तो वो रक्त जमाव में सहायक है। विटामिन के जो है वो रक्त जमाव में सहायक होता है। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो है डिओरिबोनुक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए का पूरा नाम, याद में से रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? तो वह है क्रोम। ब्राउज़र का उदाहरण ऑप्शन में से है क्रोम। अगला प्रश्न है सर्च इंजन कौन सा है? तो वो है गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है एंटीवायरस का कार्य क्या है? तो उसका कार्य है वायरस हटाना। एंटीवायरस का कार्य होता है वायरस को हटाना। अगला प्रश्न है MS वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है? तो वो दस्तावेज़ बनाने के लिए उपयोग होता है। MS वर्ड का उपयोग जो है वो दस्तावेज़ को बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है MS एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता है? तो वो गणना और तालिका के लिए प्रयोग होता है। MS एक्सेल का जो प्रयोग है वो गणना और तालिका के लिए होता है। अगला प्रश्न है कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के एक खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कुश्ती किस प्रकार का खेल है? तो एक मैदानी खेल है। कुश्ती जो है वो एक मैदानी खेल है। अगला प्रश्न है कबड्डी का उद्गम किस देश में हुआ? तो वो भारत देश में हुआ है। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में कुश्ती की शैली कौन सी नहीं है? तो वो जूडो नहीं है। ओलंपिक में कुश्ती की शैली जो है वो ओलंपिक नहीं है, यानी जूडो में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि जूडो किस
देश का खेल है? तो इसका सही जवाब है जापान का। जूडो जो है वो जापान देश का खेल है। अगला प्रश्न है ताइक्वांडो किस देश का खेल है? तो है कोरिया का। ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का खेल है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो है जयदेव। गीत गोविंद जो है वो जयदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत के लेखक कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है सूरसागर के लेखक कौन है? तो सही जवाब है सूरदास। सूरसागर के लेखक है सूरदास। अगला प्रश्न है बीजक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है कबीर। याद में रखना है बीजक के लेखक है संत कबीर। अगला प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन है? तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कबीर ग्रंथावली किससे संबंधित है? तो वो कबीर से संबंधित है कबीर ग्रंथावली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है उत्कृष्ट शिक्षकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर के दिन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वह है 1958 में शुरू हुआ था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? तो वो बच्चों को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणित के क्षेत्र से। फील्ड्स मेडल जो है वो गणित के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है फील्ड्स मेडल किस आयु वर्ग के वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो वो 40 वर्ष से कम वर्ग के वैज्ञानिकों को दिया जाता है फील्ड्स मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेल पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? तो वो गणित से संबंधित है अबेल पुरस्कार का संबंध। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत के किस पड़ोसी देश में दिया जाता है? तो वो फिलीपींस में दिया जाता है रैमसेस पुरस्कार। अगला प्रश्न है सार्क साहित्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से सार्क साहित्य पुरस्कार का। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो राजनीति और समाज से संबंधित है टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथ रखा किस दिवस और कब मनाया जाता है? तो वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद में से रख लेना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? तो वो 2016 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो वो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 9 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
तो हम 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, याद में इसे रख लेना है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 3 मई को हम हर साल विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च। 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और 13 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोनों को याद में अच्छी तरह से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 3 मार्च को हम हर साल विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका समय है 9 दिसंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 अक्टूबर के दिन मनाते हैं विश्व डाक दिवस, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 3 दिसंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो है MOEFCC। MOEFCC है भारत में वनों और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सांख्यिकी और जनगणना का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CSO। भारत में सांख्यिकी और जनगणना का जो प्रमुख संगठन है वो है CSO। अगला प्रश्न है भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। अगला प्रश्न है भारत में खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? तो वो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है भारत में खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संगठन। अगला प्रश्न है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रमुख संगठन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रमुख संगठन। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैड्रिड में। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है मैड्रिड में। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है न्यूयॉर्क शहर में। UNDP का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1946 को हुई थी यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। अगला प्रश्न है UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन है UNDP का मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है यूनेस्को का स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1945 में। यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है WHO की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। WHO का स्थापना का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है ओडिसी नृत्य में पारंपरिक संगीत कौन सा है? तो वह है सारंगी और मृदगन। ओडिसी नृत्य में पारंपरिक संगीत जो है वो है ओडिसी और मृदगन। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार हैं? तो वो टोटल 8 प्रकार है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के टोटल 8 प्रकार है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का मूल विषय क्या है? तो वो है भक्ति और प्रेम। कथक नृत्य का मूल विषय है भक्ति और प्रेम। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम में कौन सा भाव प्रमुख है? तो वो भक्ति भाव प्रमुख होता है। भरतनाट्यम में भक्ति भाव जो है वो प्रमुख होता है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे प्रसिद्ध पात्र कौन सा है? तो वो है कृष्ण। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे प्रसिद्ध
पात्र है कृष्ण। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य किस परंपरा से जुड़ा है? तो वो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य जो है वो वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य बसंत उत्सव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है होली। भारत में मुख्य बसंत उत्सव जो है वो होली है। इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला जो है वो ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो है कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि लोहड़ी मुख्य रूप से किस क्षेत्र का पर्व है? तो वो है पंजाब का। लोहड़ी जो है वो मुख्य रूप से पंजाब क्षेत्र का पर्व है। अगला प्रश्न है बैसाखी किस कृषि संबंधी गतिविधि का प्रतीक है? तो वो फसल की कटाई। बैसाखी जो है वो फसल की कटाई संबंधी गतिविधि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है भारत में ताल किसे कहते हैं? तो वो लय और छंद को कहते हैं। भारत में ताल कहा जाता है लय और छंद को। याद में इसे रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रसिद्ध वायलिन किस संगीत में प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में। प्रसिद्ध वायलिन जो है वो कर्नाटक संगीत में प्रयोग होता है। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बिरहा और छठी किस लोक संगीत के अंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार के। बिरहा और छठी जो है वो लोक संगीत है उत्तर प्रदेश और बिहार का। याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कि भारत में सांगीतिक नाट्य ओपेरा किस संगीत से मिलता जुलता है? तो वो है भरतनाट्यम और कथकली से मिलता जुलता है सांगीतिक नाट्य ओपेरा। इम्पॉर्टेंट है ये। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राग और ताल का मिश्रण किस के प्रयोग में होता है? तो वो होता है शास्त्रीय संगीत में। भारत में राग और ताल मिश्रण जो है वो होता है किसमें? तो वो होता है शास्त्रीय संगीत में। इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तान और आलाप की संगीत का प्रमुख अंग है? तो वो शास्त्रीय संगीत का प्रमुख अंग है भारत में तान और आलाप। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का महत्व किससे है? इम्पॉर्टेंट है ये। तो वो है निर्वाण प्राप्ति से। बौद्ध धर्म में तपस्या और ध्यान का महत्व जो है वो है निर्वाण प्राप्ति से। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में 7 महापरिग्रहण कौन है? तो है शास्त्रों में वर्णित नियम है 7 महापरिग्रहक। अगला प्रश्न है भारत में सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वो है हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर है भारत में सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल। नेक्स्ट इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ कौन से हैं? तो वो है ईमान, नमाज, ज़कात और रोज़ा और हज है ये 5 स्तंभ इस्लाम धर्म के। याद में रख ले। नेक्स्ट है कि भारत में हिंदू धर्म के कितने प्रमुख पर्व है? तो वो कई पर्व है। दिवाली, होली, नवरात्रि, दशहरा ये सभी पर्व है हिंदू धर्म के। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? तो वो है अहिंसा। जैन धर्म में प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा का। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो वो हुआ था बेंगलोर में। भारत का जो पहला आईटी पार्क है वो बेंगलोर में स्थापित हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में बना? तो वो मुंबई में बना। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में बना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बना? तो वो बना था दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली में बना। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ हुआ? तो सही जवाब है वो दिल्ली में हुआ था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कब चला? तो सही जवाब है 1853 में चला था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय रेलवे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? तो वो था अजंता एलोरा गुफाएं।
भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल था अजंता एलोरा गुफाएं। अगला प्रश्न है एमपी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं एफआईआर को। अगला प्रश्न है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है कि रॉ का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं रॉ को। अगला प्रश्न है आईबी का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला प्रश्न है एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला प्रश्न है एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया? तो है विलियम कैरियर ने किया था एयर कंडीशनर का आविष्कार। नेक्स्ट स्कूटर का आविष्कार किसने किया? तो वो था एनरिको पियाजियो। एनरिको पियाजियो था स्कूटर का आविष्कारक। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।